हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास दे रहा हूं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन को हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था और 3 वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस चैप्टर को पूर्ण रूप से कंप्लीट करा दिया। हालांकि लास्ट वीडियो में हमने 10-15 क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे और आज हम इसमें आपको 30 क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे जो पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं, यानी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अन्य कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। और दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस अगर पूछे गए हैं एग्जाम्स में तो उस क्वेश्चंस को अगर आप बना पाते हो मेरा वीडियो देखने के बाद और समझने के बाद जो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, तो अगर आप आए हुए क्वेश्चन को बना पाते हो तो मेरा वादा है कि आप अपकमिंग जो एग्ज़ाम होगा और उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसको भी बनाने में सफल होंगे। यही हमारी सफलता की सबसे बड़ी रणनीति होती है और खुद को जांच करने का एक बहुत अच्छा जरिया होता है। क्वेश्चंस बैंक से ही हम क्या करते हैं, अपने आप को जांचते हैं और हम अपने आप को परखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, या यूँ कहिए कि लोग अक्सर कहते हैं ना कितने पानी में हैं। तो इसलिए दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप खुद भी अगर मेरा पूरा वीडियो कंप्लीट आप देख लिए हैं तो एक तो मैं जो क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ उसको, या अन्य और भी कोई साधन होगा और उस क्वेश्चंस वहाँ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो उसे आप बनाने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा कि क्या मेरा वीडियो देखने के बाद वो प्रश्न और उत्तर बनता है या नहीं। क्योंकि जितना से जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस बनाएंगे ना उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। यही आपके सफलता का सबसे एक मूल मंत्र होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम आपको आगे क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया था। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन यूरोपीय व्यापारी सबसे पहले भारत में आया था। तो देखिए मैंने इसमें पहले ही डार्क कर रखा है कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे। आप खुद भी एक बार अंदाजा लगाइएगा, आपको आंसर सही लग जाएगा तो आप समझ जाइएगा। आंसर में कहीं डाउट्स होगा तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया। पूछ रहा है ना कि फ्रांसीसी, जो मैंने कल की वीडियो में ही बताया था कि फ्रांसीसियों का जो प्रभुत्व जो था, जो अधिकार जो था, वो भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया था। तो वांडीवास इसको कहते हैं, जो 1761 ईस्वी में अंग्रेजों के बीच हुआ था। वांडीवास के युद्ध के बाद इसका प्रभुत्व जो था समाप्त हो गया और ये निश्चय हो गया कि भारत में अब कौन शासन करेगा, तो अंग्रेज ही शासन करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो गए। अगला कह रहा है कि अंग्रेजों के भारत आने का मंतव्य क्या था, मतलब क्या उद्देश्य था। अंग्रेज भारत में क्या करने आए थे, क्या धर्म का प्रचार करने आए थे, तकनीक का प्रचार करने आए थे, अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने आए थे। नहीं, भारत में अंग्रेजों का आने का एक पहला ही मात्र उद्देश्य था व्यापार करना। वो भारत में बाद में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लग गए जब उन्हें मौका मिला तो, लेकिन पहला उद्देश्य क्या था, व्यापार को प्राप्त करना, यानी व्यापार करना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों की हार के प्रमुख कारणों में कौन थे। यानी अगर भारत में फ्रांसीसी हार गए तो उसकी कारण क्या था। तो पहला कह रहा है कि पांडिचेरी का सामरिक स्थल न होना, ऐसी कोई बात नहीं थी। इसमें बी आंसर है कि अंग्रेजी नौसेना सुदृढ़ होना, यानी अंग्रेजों की जो नौसेना थी, जिसको कहते हैं ना कि समुद्र पे उनका अधिकार था, उस अधिकार की वजह से फ्रांसीसी हार गए, क्योंकि फ्रांसीसियों का समुद्र पे उतनी पकड़ नहीं थी और अंग्रेजों की पकड़ थी, इसलिए वो हार गए। अब कह रहा है कि जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वो कौन था जी। तो सर थॉमस रो, हमने आपको बताया था कि 1609 ईस्वी में ये दूत बन करके आया था और जाकर के जहांगीर से मिला भी था और उससे तुर्की भाषा में
बात भी की थी तो उसको अच्छा भी लगा था, ये मैंने बताया भी था आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाटक का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। कल की वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया है कि कर्नाटक का युद्ध जो था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। और कितने युद्ध हुए थे, तो 3 युद्ध हुए थे। और इन 3 युद्धों ने यह निर्णय कर दिया कि भारत में अब फ्रांसीसी नहीं अंग्रेज ही शासन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 6 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों को मुंबई कैसे मिला। तो अंग्रेजों को मुंबई मैंने बताया था कि पुर्तगाली जो थे उस पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह अंग्रेज के मतलब ब्रिटेन के राजा के साथ हुआ और तब जाकर के पुर्तगालियों ने उनको दहेज में दे दिया और उसको वहाँ के राजा ने 10 पाउंड पर कंपनी को दे दिया था। ये हमने आपको बता रखा था कहानी। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, विवाह में दहेज के रूप में। और ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, पिछली बार अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपको आंसर भी दे रहा हूँ और इसकी व्याख्या कर रहा हूँ और इस तरह से आप क्वेश्चन को समझिएगा कि कैसे हम क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे। अगला कह रहा है कि वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण था। तो वांडीवास की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। तो निश्चित तौर पर फ्रांसीसियों के लिए ये संबंध का महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया था। हुगली का आपको याद होगा कि शाहजहां ने लगभग 1651 के आसपास में हुगली को इसने घेरा था। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, शुरू में सूरत में। कब किया था जी, 1608 ईस्वी में। मैंने आपको बता रखा है 1608 में सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री थी, लेकिन याद रखिएगा वो आधिकारिक नहीं था। 1613 ईस्वी में आधिकारिक रूप से उन्हें मान्यता मिली थी। कहाँ पे, सूरत में। उससे पहले मुसलीपट्टनम में 11 में उन्हें मान्यता मिली थी। ये बाबू अपना क्वेश्चन को बनाते समय जोड़ने का प्रयास कीजिए, कनेक्टिविटी को पैदा कीजिए अपने कंसेप्ट में। आगे मैं एक एक चीज बताऊंगा, अभी तो हम लोग हाल ही फिलहाल से जुड़े हुए हैं, एक एक चीज को मैं बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे पकड़े जाते हैं जीएस में, कैसे एक क्वेश्चन का कनेक्ट दूसरे से होता है, दूसरे का तीसरे से कनेक्टिविटी होती है। इसलिए डेट्स वगैरह जो होते हैं ना, कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। अगला करा कि अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था, चंद्रगिरी के शासक से। ठीक है, मद्रास का पट्टा चंद्रगिरी के शासक से प्राप्त किया था, साउथ में जो मैंने बताया था ना, कोरोमंडल तट के पास जो है। अगला कह रहा है कि भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी। भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी, थोड़ी इसमें मिस्टेक है, बट ये आप समझिए कि अंग्रेजों के बारे में बता रहा है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ हुई थी, तो सूरत में स्थापित हुई थी। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियां द्वारा अपना पहला किला निर्मित किया गया। मतलब यूरोपीय शक्ति जो थे तो उसमें सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाल आया था। तो अब पुर्तगाल जब आया था तो उसने अपना पहला किला निर्मित कहाँ किया था। देखिए, मुख्यालय उसने कोचिंग बनाया था, ये आपका सही है, मैंने पहले भी बता रखा है, लेकिन सवाल पूछ रहा है कि किला कहाँ स्थापित किया था। तो उसने अपना मुख्यालय बाद में, आपको याद होगा मैंने बताया था कि 1510 ईस्वी में गोवा को जीता गया था और जीतने के बाद गोवा को अपना मुख्यालय बना करके वहीं पे पुर्तगालियों ने अपने अड्डा को मजबूत किया, जो उस समय से लेकर के आज़ादी के बाद भी 1961 तक कहा जाता है कि 18 दिसंबर 1961 को जब यहाँ से अंग्रेज पुर्तगाली गए तब जाकर के गोवा हमारा क्या हुआ, आज़ाद हुआ। अदरवाइज गोवा तब तक पुर्तगालियों के कब्जे में ही रहा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे, क्यों। यूरोपीय व्यापारी जो रहे भारत में पुर्तगाली, हालांकि देखिए पुर्तगाली असफल नहीं रहा, शुरुआती दौर में आया और लगभग 100 सालों तक इसने भारत पे पकड़ बना के रखा व्यापार पर, लेकिन धीरे धीरे मैंने बताया था ना कि इन्हें एक नया उपनिवेश मिल गया था ब्राजील के तौर पे, उधर हमारा दक्षिणी अमेरिका में, तब जाकर के इधर इनका दिलचस्प धीरे धीरे कम हो गया और साथ ही साथ इनकी नाविक शक्ति थोड़ी कमजोर थी, इसलिए वो लोग पीछे हट गए और मार्केट में कौन आ गया, यानी इस प्रतियोगिता में कौन आ गया, तो अंग्रेज आ गए और वो अपनी प्रबलता को सिद्ध करने में लग गए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी। तो उन्होंने तो विरोध किया था, आपको याद होगा कि जब भारत में पुर्तगाली आए थे, कहाँ पे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कालिकट नामक बंदरगाह पर उतरा था वास्को डी गामा, जहाँ पे उसे जमोरियन ने क्या किया था, स्वागत किया था और ले करके अब्दुल माजिद उसे आया था। तो वहाँ पर पहले से ही कुछ व्यापारी थे जो अरब व्यापारी, उनने क्या किया था, उसका प्रतिक्रिया किया था। प्रति अरब व्यापारियों का क्या था,
प्रतिक्रिया थी, यानी अरब व्यापारियों के विरोध थे। आगे एक आंसर निकल गया कि उन्होंने विरोध किया था। मैंने कंसेप्ट बताया था क्यों किया था, क्योंकि उन्हें लग गया कि कुस्तुनतुनिया के युद्ध के बाद से जो 1453 में हुआ था, उसके बाद से अरब का जो व्यापार रुका हुआ था, अब उनको लग गया कि यूरोप वालों ने कोई नया व्यापार ढूंढ लिया है, रास्ता ढूंढ लिया आने का, तो हम उनको यहाँ पे नहीं उतरने देंगे और यहाँ से व्यापार नहीं करने देंगे। इसीलिए उन्होंने उसका विरोध किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था। अल्मोड़ा के बारे में हमने कही थी कि यही था जो वायसराय था, पहला अल्मोड़ा था और बाद में वास्तविक रूप से अल्बुकर्क हुआ था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, डी अल्मोड़ा यहाँ का पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। अब कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपको याद होगा कि 1602 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और 1605 में पुर्तगालियों के बाद यह कंपनी भारत में आई थी। तो इनका पहला उद्देश्य क्या था, व्यापार ही था, जो बाद में ये सक्सेस नहीं हो पाए और अपना सब कुछ धीरे धीरे खत्म करके यहाँ से चले गए। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के बीच में एक चीज बताता हूँ कि क्वेश्चन जब भी आप बनाइए तो कंसेप्ट को भी क्लियर कीजिए, नहीं कि क्वेश्चन बड़ा और हमने देखा आंसर बना दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर के क्वेश्चन आपको बनाने में आसानी होगा। और इसीलिए मैं आपको एक एक कंसेप्ट क्वेश्चन के माध्यम से भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डिगामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था। जमोरियन। आपको याद होगा जब वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचा था तो जमोरियन ने उसकी स्वागत की थी। और वो जमोरियन कौन था, वहां का एक हिंदू शासक था जिसका उपाधि थी जमोरियन। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण क्या था। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, आपको याद होगा कि हमने बताया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो दोनों में एक बेसिक अंतर था। बेसिक अंतर क्या था कि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया जो कंपनी स्थापित की गई थी उसको स्थापित करने में वहां के राजा का सहयोग मिला था, राजा का अधिकार था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो यहाँ के कुछ लोगों के साथ सहयोग करके मिली थी। तो उस कंपनी में कोई भी हस्तक्षेप वहां के राजा का नहीं था। किसमें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। लेकिन जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें वहां के राजा का बार बार हस्तक्षेप होते रहता था और उसे पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिला। और सहयोग नहीं मिलने का नतीजा था कि वो बहुत बेहतर होने के बावजूद भी भारत में सफल नहीं हो पाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफल क्यों हो गए। तो अल्प राजकीय सहयोग, उन्हें राजा का पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिला, जबकि अंग्रेजों को पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा था। वो सफल होते जा रहे थे और ये असफल हो गए। वरना मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि डुप्ले बहुत महान और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यक्ति था वो कहीं रॉबर्ट क्लाइव से बहुत तेज तर्रार था, लेकिन वजह उसे सपोर्ट नहीं मिला। ठीक, तो सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से भी कई बार हमें असफलता हाथ लग जाती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ पढ़ने में, बहुत मैं तेज हूँ पढ़ने में, बहुत दिमागी स्तर पे मेरा संतुलन ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि घर का अच्छा से सपोर्ट ही नहीं मिल पाता है। जब घर का सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो क्या होता है, मजबूरी में हमें कोई अलग काम करने पड़ जाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है व्यक्ति का और वो अपना फोकस एक जगह पे नहीं कर पाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि उसे पूर्ण रूप से सहयोग न मिलना। इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सहयोग मिला और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को सहयोग नहीं मिला, तो हार गए। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा हमेशा। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इतिहास कोई रटने की चीज नहीं होती है, इतिहास हमेशा समझ करके पढ़ने की चीज होती है और उसको कंसेप्ट क्लियर करने की होती है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये समझिएगा कि आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब आसानी से मिल जाएगा। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था जी। डच जो थे जो चौथे नंबर पर थे, तो कमजोर समुद्री शक्ति, उनकी भी यही स्थिति थी, कमजोर थे। और आपको पता होगा कि बाद में उन्होंने अंग्रेजों को ही बेच करके चले गए थे। मैंने बताया भी था कि कौन बनेगा करोड़पति में कैसे यहाँ से क्वेश्चन आए थे। अब कह रहा है कि निम्नलिखित व्यापारियों के आगमन का क्रमबद्ध कीजिए। तो आप अच्छी तरह से कर लेंगे कि सबसे पहले कौन आए थे जी, तो पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे और फिर लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। ये क्वेश्चन तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। फ्रांसीसी, देखिए ध्यान रखिए फ्रांसीसी का पूछ रहा है,
तो आपको याद होगा कि पांडिचेरी में उन्होंने अपना स्थापित किया था, पांडिचेरी को लिया भी था खरीद करके पट्टे पे, वहाँ पे पांडिचेरी शहर भी बताया था और बना करके वहाँ पे अपने मुख्यालय को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हो गया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन याद होगा मैंने चर्चा की थी कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो जब 1833 में उसके नाम को जब लघुकरण किया गया था, आपको याद होगा मैं बताया था कि पहले उस कंपनी का नाम बहुत बड़ा था। 1833 में उस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी किया गया था। तो उस समय उसके पहले कुछ और भी कंपनियां थी, उन सारे कंपनियों मिला करके उसका एक नाम दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ये काम कब हुआ था? 1702 ईस्वी में हुआ था। ये आपके नोट्स के माध्यम से नहीं पहुंचा था, ये क्वेश्चन के माध्यम से पहुंच गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है। तो मैंने कहा था ना कि जो भी उनके किला होते थे, उनके जो भवन होते थे, उनका एक नाम होता था, और ये फोर्ट विलियम कलकत्ता में है, जो शुरू से मतलब 1700 ईस्वी से ही लेकर के 1744 के बाद से लेकर के वो और कब तक 1911 तक लगभग अंग्रेजों की वो राजधानी रही। 1911 में राजधानी कोलकाता से कहाँ चली आई थी? दिल्ली चली आई थी, जिसकी चर्चा हम लोग एक बार किए हैं और आगे भी हम लोग राजनीतिक परिवर्तन में करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता कौन था जी? तो मैंने आपको बताया था नोट्स में, आपको याद होगा, वीडियो देखिएगा वहां पे मिल जाएगा। अल्वारेज केब्रल जो था, जो दूसरी बार आया था, पहला तो वास्को डी गामा आया था, दूसरा बार ये आया था अल्वारेज केब्रल, और फिर तिबारा वास्को डी गामा आया था। अगला क्वेश्चन है कि बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? आपको याद होगा मैंने अल्बुकर्क की चर्चा की थी आपको नोट्स में पहले ही दिन में, उसमें कहा था कि अल्बुकर्क और बीजापुर का जो शासक था, जिसका नाम था आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, उससे लड़ाई हुई थी कब? 1510 ईस्वी में। और उसी 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने क्या किया? गोवा को जीत लिया, उससे छीन लिया, और आगे चल करके जो व्यक्ति था नीनो डी कुन्हा आया था, उसने गोवा को अपना मुख्यालय बनाया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क। अगला है भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? फ्रांसीसी कंपनी, तो आपको याद होगा कि कोलबर्ट की सहायता से वहां पे हुआ था, और वही व्यक्ति यहाँ पे कंपनी को भेजा था, तो कोलबर्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? वस्त्र, यानी सूती वस्त्र यहाँ होना चाहिए था, सूती वस्त्र था। कोरोमंडल आप समझ ही रहे हैं, कोरोमंडल कहाँ था? तो पूर्वी तट को कोरोमंडल बोलते हैं, जो निचला हिस्सा होता है तमिलनाडु वाला, और पश्चिमी तट को जो केरल का होता है उसे मालाबार तट कहते हैं। इसको ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं। तो वस्त्र, सूती वस्त्र का सबसे ज्यादा प्रचार करने वाले कौन थे? डच ही थे, जो यहाँ से भारत से बाहर लेकर गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल भारत में अंग्रेजियों व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो मुगल भारत में अंग्रेज जो जिस वस्तु की सबसे ज्यादा व्यापार करते थे मुगलों के काल में, वो थी सूती वस्त्र। सूती वस्त्र का बहुत ज्यादा व्यापार करते थे। आपको मैं छोटा सा एक कहानी बताता हूँ। इस सूती वस्त्र का इंग्लैंड में इतना डिमांड बढ़ गया था, इतना डिमांड बढ़ गया था कि भारत के सूती वस्त्र पर वहां पे टैक्स लग गया था कि अगर कोई व्यक्ति कोई सूती वस्त्र खरीदता है तो उसको वहां पर टैक्स देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ तक ये स्थिति हो गई थी कि इंग्लैंड के बेडरूम से लेकर के बाथरूम तक भारत के सूती वस्त्र का वहां पे प्रयोग किया जा रहा था। जैसे आज के डेट में हर देश लगभग जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि चाइना का सामान का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो चाइना का सामान हर जगह आपको उपलब्ध मिल जाएगा, बेडरूम से लेकर उसको भी कहा जाता है कि बाथरूम तक उपलब्ध है। ठीक यही स्थिति भारत के सूती वस्त्र की इंग्लैंड में थी उस वक्त, जब भारत से व्यापार अंग्रेजों का चल रहा था। तो सबसे महत्वपूर्ण कोई अगर वस्तु थी तो वो थी सूती वस्त्र। और इसी सूती वस्त्र को मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। इसी सूती वस्त्र को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने एक बहुत बेहतर रणनीति की तैयार की, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब फैक्ट्री स्थापित किया और यहाँ पे वस्तुओं का निर्माण किया, और धीरे धीरे यहाँ के लघु जो उद्योग थे, जो धंधे थे, उसको धीरे धीरे नष्ट करने का प्रयास किया, ताकि जब धंधा ही नष्ट हो जाएगा, उद्योग ही नष्ट हो जाएगा, तो वस्तु तैयार ही नहीं होगी। जब वस्तु तैयार ही नहीं होगी तो वो लंदन जाएगी नहीं है, जब लंदन जाएगी नहीं तो वहां बिकेगी नहीं, तब फिर वहां किसकी वस्तु बिकेगी? वहीं की वस्तु बिकेगी। ये उनकी एक सोची समझी रणनीति थी। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? तो ये हम सभी लोग जानते हैं, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो था वो कहाँ पहुंचा था? कालीकट नामक बंदरगाह पर। यहाँ से बेटा क्वेश्चन आते रहता है। और किसके सहयोग से?
अब्दुल माजिद के सहयोग से वहां पर पहुंचा था। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको 15 से 16 क्वेश्चंस दिया था जो वहां पे डिस्कस किए थे। इस वीडियो के माध्यम से हमने 30 क्वेश्चंस किया, यानी कुल मिलाकर के आपके पास लगभग 50 के आसपास में क्वेश्चंस पहुंच गए। अब इस क्वेश्चंस के आधार पे आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ ये हमने टॉपिक जो था हमारा उसको भी कंप्लीट कर दिया। अब इससे रिलेटेड अन्य कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको बनाना है तो आप उसे बनाइएगा अन्य कोई भी पुस्तक के माध्यम से। अगर उसमें कहीं पर भी कहीं दिक्कत होती है और क्वेश्चंस कंसेप्ट के आधार पर नहीं बन पाता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9555281440 नंबर पे, या यही नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे भी आप कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको किसी भी वक्त अगर फ्री रहता हूं तो आपको उसका आंसर का जवाब देने के लिए मैं तत्पर रहूंगा और समझाऊंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चंस बनाने का कई सारे कंसेप्ट होते हैं, एक कंसेप्ट से नहीं बनता है तो दूसरे कंसेप्ट से क्वेश्चन को बनाया जाता है और तब जाकर क्वेश्चन का आंसर निकल पाता है। इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरे सारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के बीच सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर हैं सबको धीरे धीरे इसको सब्सक्राइब कीजिए, उनको शेयर कीजिए, ताकि जो आपको मेरे चैनल के माध्यम से फायदा हो रहा है अन्य मित्रगण को भी इसका फायदा हो। और अब मैं अगला वीडियो जो कल लेकर के आऊंगा उसमें होगा आपका दूसरा चैप्टर जिसको हम लोग कहते हैं मुगल साम्राज्य का विघटन, यानी मुगलों का विघटन। उसको मैं आपको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। उसका कंसेप्ट कई तरह से जुड़ा हुआ है, वहां से हम लोग फिर से आगे करेंगे। कल की वीडियो में आपको होगा क्या टॉपिक होगा, तो मुगलों का पतन, यानी दूसरा चैप्टर औरंगजेब के बाद कैसे मुगलों का पतन होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।